इनकी प्रॉपर्टीज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसा समझ लो कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो अपन ने 10th में पढ़ी थी, उसी का दूसरा वर्जन है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बस है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है ना। तो इसकी डेफिनेशन है कि एक इमेजिनरी कर्व है ना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलना चाहता है वो एक इमेजिनरी कर्व है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख तो नहीं रहा है, तो अब हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो जिस तरफ चलेगा, मान लो अगर वो ऐसे चलने लगता है, तो उसका जो पाथ होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रिपीट है वो, इज एन imaginary path on which a test positive charge, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं है ना, would move if it is free। अब ये तो हुई शुरुआत की एक डेफिनेशन, इसमें एक लाइन और ऐड करते हैं तब ये कंप्लीट डेफिनेशन बनती है, ध्यान रखना है ना। तो वो क्या है बेटा कि पहला तो हमने बोला कि ये उसका रास्ता है कि इमेजिनरी पाथ है। पाथ कैसा हो सकता है, सीधा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है ना। तो कई लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्ट्रेट लाइन और ये और वो सब, ठीक है, इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो ये बताता क्या है, इस पे जब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। वो लाइन ऐड करनी चाहिए, तो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन बनती है। वैसे इतना भी सफिशिएंट है ना। तो टेंजेंट drawn to it at any point gives the direction of electric field at that point। एकदम परफेक्ट डेफिनेशन हो गई है ना, इसको कोई कभी कुछ नहीं बोलेगा, एकदम 100% है। ज्यादा है, इतना भी सफिशिएंट है और ये भी सफिशिएंट है, दोनों आधे आधे सफिशिएंट है, ऐसा समझ लो आप। दोनों को मिला दिया गया है और एकदम बिल्कुल श्योर शॉर्ट डेफिनेशन है कि इसमें कभी कोई कमी नहीं है। क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी पाथ, एक ऐसा इमेजिनरी पाथ है ऑन विच अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, है ना, ये मिस हो गया, मूव, जहां पे वो चलेगा। ठीक, इफ इट इज फ्री, अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ दें, खाली चलने के लिए फ्री कर दें, है ना, देन वो चलेगा इस जगह पे। ठीक, यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद है उसका यूज क्या है, टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब जो भी कर्व बन रहा है ना, जैसे अगर इसको हम बना लें, मान लो यहाँ पे कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पता तो नहीं है कैसे आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी, दुनिया भर के चार्ज रखे हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब हम लोग मान लो कि पता लगाएं कि क्या डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। ठीक है, रख दिया। अब वो जिस तरफ चलेगा, मान लो वो ऐसा ऐसा चल रहा है, छोड़ दिया, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घूम गया वो, तो ये कहलाता है, ये जो पाथ है इसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। फिर अब इसका यूज क्या है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका यूज बता रहा है ना, क्या काम होता है इसका। तो टेंजेंट इस पे ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट, तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कि यहाँ पे मान लो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, then this will give the direction of electric field at this point। Similarly, if you are drawing tangent here, then this is the direction of electric field at this point। ठीक, इस तरह से हम लोग उसको समझते हैं कि ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है एक तरह से। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सबका डेफिनेशन। इसका दूसरा यूज क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है कि विजुअलाइज करता है, वो सब प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे।
नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज, है ना। अब ऐसा समझ लो कि ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन का मटेरियल है वो। कई बार वो 2 प्रॉपर्टीज लिखने को बोल देते हैं, है ना, कि 2 प्रॉपर्टीज लिखो, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो अपन को सरल सरल 5-6 प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आते हैं, प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना लेते हैं अपन। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी सरल वाली छांट के याद कर लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा वाली भी जाननी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक। पहला, तो जो हमने डेफिनेशन में लिखी थी वो प्रॉपर्टी जरूर लिखनी चाहिए कि टेंजेंट ड्रॉन टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी प्लेस, ठीक, एनी प्लेस। अब वो देखो, वैसे तो वही स्टेटमेंट रिपीट भी कर सकते हो तुम जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था, है ना, तो वो भी एकदम परफेक्ट हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पे एंड होती हैं, दूसरी चीजें। तो हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, वो वाला दूसरा पॉइंट। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट, है ना, खत्म होती हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म। तो यहाँ पे अपन को एक चीज और समझ लेनी है, वो तो बहुत रेयर हमारे में पूछा गया है, कभी नहीं पूछा, है ना, लेकिन सीबीएसई में कभी कभी ये बोला है उन्होंने कि अलग अलग चार्जेस में। तो यहाँ एक्स्ट्रा तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इससे जुड़ी हुई, कि अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी, जैसे रॉड, ग्लास रॉड हमने रब कर दी सिल्क से, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हो, तो वो यहाँ से ऐसे निकलती हैं और इनफाइनाइट तक चली जाती। मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो वहां से ऐसे निकल रही हैं फील्ड लाइंस, और कहाँ तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक। ये ऑब्जेक्टिव का मटेरियल हो सकता है। दूसरा, अगर नेगेटिव चार्ज अकेला ले लें, ये नहीं है, अब यहीं पे नेगेटिव चार्ज ले लें इस तरह से, तो क्या होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटी से निकलती हैं और यहाँ पे आके एंड होती हैं, है ना, यहाँ से आ रही हैं इन्फिनिटी से और आके इधर से चारों तरफ से इसके ऊपर आ रही हैं। मतलब क्या हुआ, अगर तुम यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे तो ऐसे भगेगा अलोंग दिस पाथ, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन है, मतलब इफ यू आर leaving a free positive charge here, then it will move away in the direction of this field line, ठीक है। तो ये हुआ सिंगल चार्जेस के लिए। फिर अगर दो दो चार्जेस इकट्ठे हैं तो क्या होता है ना, ये भी सभी बुक्स में दिया हुआ है, वहां पे फिर से देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, कि अगर दो दो चार्जेस हैं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, ऐसा पास पास रख दें, तो फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाती, ये पॉजिटिव से चली नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और ऐसे जाएंगे, है ना। फिर कुछ यहाँ से ऐसे निकल के बाहर दूर चली जाए, इधर मुड़ नहीं पाती क्योंकि तो यहाँ पे ऐसे हो जाती है, ठीक। सिमिलरली यहाँ से आ रही हैं और बाकी तो पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, तो ये ध्यान से जरा देखना है इसको। देखो, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम हम खींच रहे हैं, है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन का। तो क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकली, कुछ यहाँ तक आ रही हैं, जो इसकी रेंज के बाहर की हैं वो यहाँ से निकलेंगी, इनफाइनाइट पे चली जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो इनफाइनाइट से आ रही हैं कुछ लाइंस और यहाँ पे एंड हो रही हैं, ठीक। फिर इसी का एक और वर्जन मिलता है, जब अगर दोनों चार्ज एक जैसे हो जाएं तब क्या होगा, मान लो दोनों प्लस हो जाएं तो क्या होगा, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेटा, अपने बोर्ड के हिसाब से इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, तो भी अपन थोड़ा जानते रहेंगे तो अच्छा रहता है। तो ये डायग्राम एक बार देख लेना, बुक्स में सभी में है ना, तो वहां पे भी बना सकते हो तुम, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, अब इसकी लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी, ठीक है। तो वो अपन को देखना है। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज से निकलती तो हैं, लेकिन यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी,
और बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कहीं कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं। तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे मुड़ जाती हैं बाहर, है ना, यहाँ से भी ऐसे बाहर मुड़ जाती है, सिमिलरली यहाँ से भी निकलेंगी, इसका डायरेक्शन गलत हो रहा है, ठीक, पॉजिटिव से भी निकलेंगी और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ध्यान रखना, ये भी हमको अभी प्रॉपर्टीज में आएगा। तो ये अपन को ये डायग्राम इसका बनेगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जहाँ पे दोनों का फील्ड आपस में मिल रहा है वहां पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, कि वहां पे एक भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? इसका फील्ड यहाँ पे इस तरफ है ऐसा, और इसका फील्ड यहाँ पे ऐसा है, और वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमने देख लिया। सिमिलरली दोनों नेगेटिव का भी खींच सकते हैं हम लोग, है ना, तो वहां पे ये एरो उल्टे हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं, ऐसे अंदर की ओर आने लगेंगी फील्ड लाइंस, बिल्कुल सेम डायग्राम रहेगा उसका। ठीक, तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया। अगेन वी कंटिन्यू विद दिस प्रॉपर्टीज। तो दे मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, है ना, वो हमेशा कहीं ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक, तो दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ठीक, कंटिन्यूअस कर्व्स या पाथ्स विदाउट एनी ब्रेक, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता है कभी, है ना, कहीं पे टूटी नहीं होती हैं वो, बिकॉज, है ना, ब्रेक इन कर्व्स विल मीन, क्यों नहीं होता है रीजन बता देते हैं एक लाइन में। ठीक, मीन एब्सेंस ऑफ फील्ड, ऑफ फील्ड, तो वहां पे फील्ड नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, चौथे नंबर पे, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, इफ दे इंटरसेक्ट, और फिर से उसका रीजन लिख रहे हैं अपन, है ना, देयर विल बी two directions of field at point of intersection, अगर काटेंगी तो इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनेंगे, दो फील्ड बनेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। ठीक, ये रीजन भी हमने बता दिया। ये तो 10th लेवल पे पूछा जाता है, इस साल भी आ गया था 10th में, कि दो लाइंस मैग्नेट के लिए कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, तो फिर से वहां पे दो लाइन लिखनी थी, यही दो लाइन है, और उसके लिए 2 मार्क्स देते हैं वो लोग, कि भाई अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस जगह पे, वहां पे जहाँ इंटरसेक्शन है वहां पे दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएंगे, और जो कि हो नहीं सकता है, डायरेक्शन तो एक ही होगा, है ना, या तो एक तरफ या तो दूसरी तरफ। ये हुई चार प्रॉपर्टीज सरल सरल वाली। अब थोड़ी थोड़ी अपन एक तरह समझ लो कि थोड़ा सा हेवियर प्रॉपर्टीज 3 4 ले लेते हैं, तो और ये हो जाएगा। नेक्स्ट और 4 5 3 4 प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, जानकारी के लिए भी हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन इसको 5th नंबर पे रख रहे हैं, है ना। 5th नंबर पे प्रॉपर्टी क्या है, कि जो उनकी आपस की डेंसिटी होती है उसको अपन बोलेंगे रिलेटिव क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। क्लोजनेस का मतलब डेंसिटी भी कह सकते हो। ठीक, देखते हैं इसको, समझते हैं। फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन
एन एरिया, किसी भी एरिया में डेंसिटी कैसी है वो ये बताती है कि वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कैसी है ना। जैसे इसको अपन समझते हैं, अच्छा है आइडिया। तो जैसे अगर मान लो कि इस तरह से फील्ड लाइंस कहीं पे भी अपन ने ड्रॉ करी, ठीक, तो ये जो एरिया है ये बताता है कि यहाँ पे ज्यादा है, घनत्व की डेंसिटी ज्यादा है ना। तो यहाँ पे कैसा फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक। और यहाँ पे डेंसिटी कम है, उतना ही एरिया लो तो यहाँ से एक निकल रही है, यहाँ से तीन निकल रही है एरिया, ठीक। तो ये कैसा एरिया है, ये वीकर फील्ड का एरिया है, ठीक। यहाँ पे कमजोर फील्ड है, ठीक। और इसी से एक चीज और निकलती है कि अगर ये सेम डेंसिटी जैसे ये, तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, किसी को याद है, मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट किस तरह का फील्ड है ये, किसी को याद आ रहा है, किसी को नहीं, यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, लिख लेते हैं। पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड, कहीं ना कम है वो, ना कहीं ज्यादा है ना, वो बराबर स्ट्रेंथ का है पूरा थ्रू आउट, इसकी डेंसिटी बराबर, इसी के अंदर ही आ गया है कि जब हम बोल रहे हैं कि कम ज्यादा डेंसिटी है तो मजबूत कमजोर होगा, ठीक है, एक ही जैसी डेंसिटी है तो फिर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक। इस तरह से हमने उसको ये पूरा समझ लिया। इसको रिपीट जरूर किया करो बेटा, शुरू शुरू में बहुत भूलेगा, है ना, आइडियाज बिल्कुल नए हैं तो आपको रिपीट करना पड़ेगा बार 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 बार, ठीक। फिर ये कभी क्लोज कर्व्स नहीं बनाते हैं, बता दिया ये प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, है ना, ये दो तरह से, इनमें एक तरह से रिपल्शन होता है और एक उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपन इसको लिख लेते हैं, फिर समझा देता हूँ, ठीक। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि, ठीक है वो पहले लिखते हैं। तो फील्ड लाइंस कम आउट नॉर्मली फ्रॉम अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से वो कैसे निकलती हैं, है ना, नॉर्मली एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है ये मैथ्स के हिसाब से, परपेंडिकुलर। जैसे देख लो, मान लो हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ चार्ज है ना, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी। सिमिलरली यहाँ पे निकलेंगी तो ये परपेंडिकुलर निकलेंगी, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे वो ऐसे निकलेंगे, ठीक। तो ये हुई, इसको बोलते हैं नॉर्मली। तो फील्ड लाइंस कम आउट नॉर्मली फ्रॉम अ कंडक्टर, हमेशा उसकी सरफेस पे नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो उसी डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक। सेवंथ नंबर, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, वो हमेशा लेंथ वाइज सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, ऐसा समझ लो कि जैसे एक रस्सी खींची हुई है, ऐसे ऐसे उसकी लेंथ छोटा होने की कोशिश कर रही है ना, ठीक? repel each other laterally। देखो अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज को पूरे को याद रखने की अपन को जरूरत नहीं, अपन चार पांच कोई छांट लें और उनको याद रख लें, है ना। बाकी समझ लें कि जरूरत पड़े ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं तो अपन उसको बता सकें। तो आपको चार तो छांट के याद कर लेनी चाहिए जो सरल हैं, एकदम खट से लिख सकें और बाकी समझ लें। तो दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ऐसा सिकुड़ती रहती है जैसे डोरी रबर का तना हुआ, है ना, डोरी है वो सिकुड़ी हुई, सिकुड़ने की कोशिश करती है, छोड़ देंगे तो सिकुड़ जाएगा। दे रिपेल ईच अदर लैटरली, इसका मतलब क्या है, दो लाइन जो अगल बगल में है वो उसको धकेलती है दूर, एक दूसरे को धकेलती रहती है ना। इससे ये भी पता लगता है कि वो अपने चार्ज को खींचेगा क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये उसको खींचने की कोशिश कर रही है कि इधर आ जाए जैसा, तो ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेंथ वाइज। बगल में प्लस है तो उसको धकेलेगा दूर, रिपेल करेगा, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज उससे ही निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया। तो ये थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनीशन, है ना।
तो ये ऐसा समझ लो कि इसमें से लगभग 5-6 प्रॉपर्टीज फिर आगे आगे आएंगी। चैप्टर 5 है ना, वो मैग्नेट्स में है, तो वहां पे फिर से आती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में, हम इसको समझते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे अब आता है इनका एक टेक्निकल वर्जन, और आगे थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक वो देखते हैं हम। ठीक, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो बहुत सरल था, अगला वाला भी सरल ही है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले एक टॉपिक छूट गया, थोड़ा एक्स्ट्रा है बताने को, रुको मैं बता देता हूँ, फिर बाद में इसको समझेंगे, अभी इसको रोकते हैं। ठीक, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही जो लगेगी बार बार अपन को, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। वो क्या है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको आज तक हमने कभी भी वेक्टर माना नहीं है, लेकिन अब उसको वेक्टर मान के अपन उसको आगे बढ़ेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन किस तरफ होता है इसका? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज along the नॉर्मल। कैसा नॉर्मल? बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझेंगे तो अपन को समझने में अच्छा आएगा और आगे लगेगा, इसलिए ये लिखने को कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जैसे अगर हमारे पास, ऐसा समझ लो कि हम 3 एक्सेस बना देते हैं। ठीक, एक्स, वाई, जेड। ठीक, अब अगर हमने एक एरिया ऐसा ले लिया एक्स वाई प्लेन में, तो इस एरिया को हमने नाम दे दिया A1। इसका डायरेक्शन हमेशा कैसे लेंगे? ना एक्स की तरफ लेंगे ना वाई की तरफ, इसका नॉर्मल जेड की तरफ है, तो उसका डायरेक्शन ऐसा ले, है ना। तो A1 का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ लिया जाएगा इस केस में? जेड की तरफ, क्योंकि जेड कैसा है? ये नॉर्मल है उस एरिया के, है ना। सिमिलरली अगर प्लेन वाईजेड प्लेन में एरिया है, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ लेंगे, है ना। तो जो वाईजेड प्लेन में एरिया है, उसका डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे। सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन में कुछ एरिया है, तो उसका डायरेक्शन हम वाई के अलोंग लेंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो इस चीज को लिखा कैसे जाता है? मान लो थोड़ा सा एरिया हमने डीएस लिया, है ना, कहीं पे भी ये छोटा सा एरिया ले लिया डीएस, यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर खींचा जाता है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर है सरफेस पे। तो ये जो एरिया वेक्टर है डी एस इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना कैसे किया। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो इस तरह से हमने उसको समझा। यहाँ पे इस केस में जैसे A1 इस एरिया को नापा, तो A1 एरिया वेक्टर कितना होगा? A1 एरिया वेक्टर होगा इसकी मेजरमेंट इनटू इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन, दैट विल बी k कैप। सिमिलरली अगर हम yz प्लेन में एक एरिया ले लें और इसके लिए नॉर्मल x डायरेक्शन में होगा, इसको हमने कह दिया A2, तो A2 कितना होगा? A2 विल बी मेजरमेंट ऑफ A2 डायरेक्शन और I, एक्स के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं। सिमिलरली अगर हम z डायरेक्शन में ले लें, है ना, तो इसके लिए नॉर्मल y में आएगा। इधर हमने इसको नाम दे दिया A3, समझाने के लिए है ये सब, कभी भी लगेगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, है ना। ये समझ लो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया, पर वो लगेगा वहां पे तुमको समझ में आने लगेगा, इसको ध्यान से सुन लोगे बार बार एक बार। तो अब ये इसका डायरेक्शन y के अलोंग है ना, तो उसको हम लिखेंगे j कैप। इन जनरल किसी भी एरिया वेक्टर की वैल्यू होती है एरिया का मेजरमेंट इनटू यूनिट वेक्टर कैसा लेना है? नॉर्मल, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आ गए हम। अब इसको यूज करके हम लोग एक और डेफिनेशन करेंगे और फिर आज का हो जाएगा। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन
पूछी जा सकती है, इसमें से एक दो पॉइंट पूछे जा सकते हैं जो अब अपन लिखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होता है, ठीक। तो फॉर एन एरिया इन अ फील्ड, किसी भी फील्ड में एक एरिया अपन ने रख लिया, उसके बारे में बात हो रही है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स the total number of lines of force, number of lines of force crossing the area normally। अब यहां से देखना जरा, ये है इसकी डेफिनेशन। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है ना, यहाँ लिख छूट गया, लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया, ये अब कंप्लीट हुआ। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, ये है मेन पॉइंट डेफिनेशन का, आप उसको जरूर लिखना है ना, फिर वो आगे पीछे कर लो, कुछ बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, इतना भी लिख देंगे तो भी चल जाए, है ना। तो फॉर एन एरिया इन अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। किसी भी एरिया से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली निकलती हैं, है ना, उन्हीं को काउंट को, उनकी टोटल गिनती को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे और इसका मतलब समझेंगे। तो मान लो कि ऐसा अगर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक, अब इस पूरा एरिया पहले बड़ा था, इसका थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, ये है ds, यहाँ पे ये है नॉर्मल, इसका नॉर्मल, ठीक, इसको हमने लिख दिया एन कैप, और यहाँ से जो है थोड़ा एंगल बनाते हुए जो ये हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको ध्यान देना, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो हमने इसको ई लिख दिया है। दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो है थीटा। तो ds होता है, ds इज इक्वल टू ई डॉट ds, ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें आ गई थोड़ी वेक्टर वाली, फिर उसको लिखेंगे ई ds cos थीटा। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, क्या मतलब है ना। तो ये लिखना था फ्लक्स हमको, अब ठीक हुआ। ये फ्लक्स है फाई, इसके लिए सिंबल क्या रखा है हमने, फाई, ध्यान रखना। तो इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कैसे निकालते हैं, ये तुमको याद रखना है फॉर्मूला बेटा, है ना। ऐसा समझ लो कि बस कैसे आया नहीं भी आया तो भी याद रहना चाहिए कि डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट है। फिर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू और दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ ई का डायरेक्शन इधर है, ds का डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग है, दोनों के बीच का एंगल फाई है ना, तो थीटा है, सॉरी, तो ये हुआ थीटा, और फाई जो है फ्लक्स की वैल्यू है। तो ये अब इसको ध्यान से समझते हैं है क्या। अब देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही फील्ड के डायरेक्शन में, हमको लेना है नॉर्मल के अलोंग, तो इसका हम कंपोनेंट निकालते हैं फाई डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में। तो ई का कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो इधर ई का कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। तो अब ds का डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये ई कॉस थीटा वहां से आया, इसका डायरेक्शन इधर ऑलरेडी है, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा कंबाइन हो गया। तो ds इंटू ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, और इतना सारा न समझ के सीधे सीधे याद रख लेना बेटा, वो धीरे धीरे बाद बाद में समझ में आता है। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ds is area, and theta is the angle between electric field and normal to the area। ध्यान रखना किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। अब इसके तीन स्पेशल केसेस बनते हैं छोटे छोटे। पहला स्पेशल केस है ना, वो करके अपन क्लोज करते हैं। पहला स्पेशल केस क्या है, पहला स्पेशल केस है व्हेन थीटा इज जीरो, थीटा जीरो होगा तो कॉस जीरो कितना होगा, 1 होगा। लिखते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, cos 0 is 1, ds
और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। अपन इसको समझते हैं। दूसरा नंबर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब मतलब नॉर्मल ऐसे जा रहा है, तब डी फाई कितना होगा? तब डी फाई कॉस 90 होने के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फिर जल्दी से समझा देता हूँ। कॉस 90 ये हुआ जीरो। तीसरा होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी फाई कितना होगा? डी फाई होगा ई डी एस कॉस 180। कॉस 180 इज -1, तो माइनस ई डी एस हो गया। ठीक, इन तीनों पॉइंट को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, तो फिर मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला वाला केस, सबसे पहला वाला केस है कि नॉर्मल भी इधर ही है और फील्ड भी इधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा जीरो हुआ। इस केस में जो फ्लक्स आता है E इंटू डी एस, वो मैक्सिमम होता है ना। ऐसा समझ लो आप कि जैसे अगर फ्लक्स से हम ये लाइंस को ऐसे दिखा रहे हैं उंगलियों से कि ये फ्लक्स ऐसे आ रहा है और ये हमारा हाथ एरिया को शो कर रहा है, तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है। मतलब फ्लक्स जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में थीटा कितना होता है? जीरो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। And the flux perpendicular to the area, that means it is going along the normal. In that case theta is zero. ठीक, तो थीटा जीरो हुआ तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो आपको याद ये रखना है कि जब ये एरिया को इस फ्लक्स की धारा में से रख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इस पे असर पड़ता है ना। ऐसा सोचो कि पानी ऐसे आ रहा है, अगर हम बीच में एक एरिया ऐसा होल्ड कर दें तो उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये फ्लक्स उसको ज्यादा से ज्यादा असर डालता है। ठीक, दूसरा केस, दूसरा केस है 90। अब ये 90 कैसे होगा? मान लो अगर हम एरिया ऐसा होल्ड कर दें, अब फ्लक्स ऐसे आ रहा है। ठीक, अब ये हमने एक डिस्क ले ली है जो कि ऐसे रखी हुई है, तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा और फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। उस केस में फ्लक्स लिंक्ड कितना है? उसको लिंक्ड एसिड बोलेंगे जीरो। कैसे हुआ? वही धारा वाले रीजन से समझो। मान लो एक एरिया हमने ऐसा होल्ड किया, ऐसा फ्लक्स आ रहा है, तो इस एरिया के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इसका ऐसे है। तो नॉर्मल के बीच का और फील्ड के बीच का जो एंगल है उस केस में कितना हो गया? 90। तो वो धारा वाला उदाहरण फिर से समझ में आता है कि जैसे पानी की धारा है, अगर उसमें हम एरिया को ऐसा रख दें तो इसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो धारा टकराएगी इसके साथ लिंक्ड जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। ठीक है। तीसरा होता है 180। अब हम इसको पलटा दें ऐसा, तो फ्लक्स इसके अंदर एंटर हो रहा है ना। तो ये कैसा होगा? अब आपने इसको घुमा के ऐसा कर दिया एरिया को, इसका नॉर्मल इधर जा रहा है और जो फील्ड है वो इधर जा रहा है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। इस केस में जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होता है, मतलब वो एंटर हो रहा है उसके अंदर ऐसा। तो ये हुआ जीरो वाला मैक्सिमम। ये लास्ट ईयर या इस साल तो नहीं आया था, 23 में, 22 में आ गया था ये वाला केस कि अगर जो एरिया है और ये जो फ्लक्स है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से हैं, तो फ्लक्स कितना होगा और कैसे होगा? तो 2 मार्क्स में पूछा था, उसमें अपन को बताना था कि थीटा जो है 90 है, तो डी फाई कितना होगा? जीरो होगा, इस तरह से। तो बस इतना सा लिखना था। ठीक है बेटा, क्लोज कर रहे हैं, चलो। तो आज इतना हुआ, फिर कल अपन 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको प्लान बता दिया, मे भी थर्सडे आते आते ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे से मैं करीब 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अगर हो सकेगा तो वहां से क्लास लूंगा, नहीं तो फिर 10 दिन का बैग, एक चैप्टर के बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्लोज कर रहे हैं।